स्वागत है हमारे YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। आज हम लोग क्लास 10th की चर्चा करेंगे, जिसमें भौतिक विज्ञान के संपूर्ण पाठ से 25 महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अर्थात लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को समझेंगे। यह क्लास 2 पार्टों में चलेगी और आज का क्लास पार्ट 1 है। आशा करता हूं कि आप लोगों को इस क्लास के दोनों पार्ट देखने के बाद क्लास 10th के किसी भी बोर्ड एग्जाम में लाभ मिलेगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बगल में बेल आइकॉन अर्थात घंटी को बजा दें ताकि आपके पास नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो अधिक समय आपका न लेते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का क्वेश्चन 1, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश वह एक माध्यम है जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश वह एक माध्यम है जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश के माध्यम से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरे शब्दों में प्रकाश को एक प्रकार की ऊर्जा भी कहते हैं, एक प्रकार की ऊर्जा भी कहते हैं। और प्रकाश एक चुंबकीय तरंग भी है जिसकी चाल निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। इस प्रश्न से आपको कम से कम 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। जैसा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। प्रकाश कैसा तरंग है, तो कह सकते हैं कि प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होती है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन बनेंगे, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, बढ़िया से समझेंगे। तो क्वेश्चन 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन 2, प्रकाश का प्रवर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश का प्रवर्तन के नियम को लिखेंगे। हम लोग सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को ही देख रहे हैं, जिसको देखने के बाद आपको पूरे पाठ का सारांश मिल जाएगा। तो प्रकाश का प्रवर्तन के नियम को समझते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, यह अभिलंब हो जाएगा। आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और लौट रहे इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। पहले एक सतह बना देते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया या डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम था ये। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात जो यहां आपतन कोण बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये आपका परावर्तन कोण हो गया। तो दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। इसलिए कह सकते हैं कि कोण आई इक्वल टू कोण आर। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से। तो क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण के मुख अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें। आपतित के मतलब अभी समझ चुके हैं। आपतित अर्थात आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु पर वस्तु के समान बने आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु पर वस्तु के समान बने आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कह सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन 4,
वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। क्या क्या अंतर हैं जो देखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रेखाओं के कटने से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रेखाओं के कटने से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक रेखाओं के कटने से बनता है। ध्यान देंगे, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रेखाओं के कटने से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक रेखाओं के कटने से बनता है। बी में देखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, क्योंकि कल्पना कर रहे हैं और कोई भी चीज कल्पना हम उल्टा नहीं करेंगे, सीधा ही करेंगे, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। सी, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, रियल इमेज है, उसको पर्दे पर हम लोग ले सकते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। आप लोग प्रोजेक्टर देखते हैं, प्रोजेक्टर में जो इमेज बनाया जाता है वो रियल इमेज होता है। अंतर डी देखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर अर्थात दर्पण के आगे बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अर्थात दाईं ओर बनता है। देख सकते हैं, मान लीजिए कि यह कोई दर्पण है, आप अवतल दर्पण लेते हैं। अगर इस दर्पण में प्रतिबिंब इधर बने तो यह हो गया दर्पण के आगे अर्थात बाईं ओर। अगर दर्पण के पीछे अर्थात दाईं ओर बनेगा तो देख सकते हैं, आगे मतलब बाईं ओर, पीछे दाईं ओर। यही कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों? तो अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, अर्थात सभी किरणें एक बिंदु पर मिल जाती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसका हम डायग्राम देखते हैं। कोई अवतल दर्पण है, मान लीजिए ये अवतल दर्पण हो गया, कलाई कर देते हैं, और यह हो गया प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसके समांतर कोई भी किरण है, कोई भी किरण जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से ही जाएगी, देख सकते हैं, और या इधर से भी ले सकते हैं। तो अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, अर्थात सभी किरणें एक बिंदु पर मिल जाती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्यों? उसी का अपोजिट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण को अभिसारी, उत्तल को अपसारी। तो यहां प्रश्न है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्यों? तो उत्तल दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से नहीं गुजरती है, अर्थात फैल जाती है। फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती नहीं है, प्रतीत होती है, और यही कारण है कि वह फैल जाता है। इसके कारण उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। और हम लोग समझ सकते हैं कि अभिसारी, अभिसारी का अर्थ होता है एक जगह मिल जाना, और अपसारी का मतलब होता है फैल जाना। तो इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से नहीं गुजरती है, फैल जाती है। इसी कारण से उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग को लिखें। अवतल दर्पण का उपयोग को लिखें। तो अवतल दर्पण के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। आप लोग अपने आसपास में बहुत सारे ऐसा देखे होंगे, जैसे कभी बाल बनाने गए, कभी डॉक्टर के पास गए, बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा आपके आसपास। तो हम लोग कुछ मुख्य उपयोग की बात करेंगे, जैसे अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और इसलिए हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। मगर हजामती जहाँ होता है वहाँ पर लोग अवतल दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं, वो अपने मेहनत को बचाने के लिए ऐसा करते हैं। अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो आप अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। आखिर क्यों वो उपयोग नहीं करते हैं? क्योंकि उसमें किसी भी छोटा भी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है,
और आप अगर सैलून में हैं, अगर आपका एक छोटा सा बाल भी अगर छूट गया है और आपको दर्पण में वो बड़ा दिखाई देगा, आप बार बार उसे परेशान कर सकते हैं, इसलिए वो बचने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। पढ़ना तो है, अगर घर पे कर रहे हैं तो हम लोग कौन दर्पण का उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण का। आंसर 2, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में किया जाता है। इसको हम ENT भी कह सकते हैं। एग्जाम में पूछता है ENT विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ENT विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। C, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, क्योंकि अभी हम लोग देखे हैं कि अवतल दर्पण क्या करता है? सभी किरणों को एक जगह मिला देता है, और सोलर कुकर में यही काम होता है। सोलर कुकर अर्थात धूप, सूर्य की धूप से, जिसमें ऐसा बर्तन जो सूर्य की धूप से काम होता है, तो जो सूर्य का प्रकाश है वो तो पूरा फैला हुआ, उसको एक जगह केंद्रित करता है, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में करते हैं। और लास्ट अंडर है कि अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार के अग्र, छिपे, टॉर्च और टेबल लैंप में किया जाता है। देख सकते हैं जो कोई भी मोटर गाड़ी होता है उसके जो आगे जो होता है टॉर्च, जो लाइट होता है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि रोशनी को एक जगह मिलाने की जरूरत पड़ती है। तो समझ चुके होंगे अवतल दर्पण के कुल 4 अंतर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज हम लोग 10 प्रश्न देखेंगे और अगले पार्ट में शेष प्रश्न को देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। क्वेश्चन 8, दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है, जब किसी कारणवश नेत्र लेंस निकट या दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, उसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। जब किसी कारणवश नेत्र लेंस निकट या दूर, यहाँ मिस्टेक हो चुका है, देखेंगे दूर होगा। जब किसी कारणवश नेत्र लेंस निकट या दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, उसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जड़ा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। इसकी विशेष जानकारी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को ही देख रहे हैं, जो 2 नंबर में एग्जाम में पूछता है। तो हम लोग अपने क्लास के सेशन को ध्यान देखते हुए उसी की चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर देखते हैं कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जड़ा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारों से निकलने वाली प्रकाश जब वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाली परतों से गुजरता है तो उसकी तीव्रता कभी बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है। यही कारण है कि तारे टिमटिमाते हुए मालूम पड़ते हैं। क्वेश्चन 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन हम अगले सेशन में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपका सपोर्ट ही हमें मदद करेगा और हम इसी तरह से और भी आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर सकें। तो क्वेश्चन 10, विभव क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखें। विभव क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखें। तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही विभव कहते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं और इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है और इसे V द्वारा निरूपित। क्वेश्चन 11, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है? तो आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसे I या C से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत धारा की परिभाषा से सूत्र भी निकलता है आवेश बटा समय, अर्थात विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। हम लोग विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं, आवेश को Q से सूचित करते हैं और समय को T से। यहाँ एक फार्मूला भी निकल जाता है I बराबर Q/T। क्वेश्चन 12, विद्युत ऊर्जा क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखें। विद्युत ऊर्जा क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखें। तो विद्युत ऊर्जा जानने से पहले हमें ऊर्जा के विषय में जान लेना आवश्यक है, क्योंकि बिना ऊर्जा के ज्ञान के हम विद्युत ऊर्जा को नहीं समझ सकते हैं। तो ऊर्जा कहते किसे हैं? तो किसी कार्य करने के लिए शक्ति अर्थात क्षमता का प्रयोग किया जाता है, इसी क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी कार्य
करने के लिए शक्ति अर्थात क्षमता का प्रयोग किया जाता है, इसी क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कोई पदार्थ नहीं है, अपितु पदार्थों में पाया जाने वाला गुण है। इस गुण का स्थानांतरण व रूपांतरण किया जा सकता है। इसे केवल अदृश्य शक्ति के रूप में माना जाता है, इसे हम देख नहीं सकते हैं। यही ऊर्जा थी। अब विद्युतीय ऊर्जा की चर्चा कर रहे हैं। जो ऊर्जा किसी विद्युत आवेश से युक्त होती है, जो ऊर्जा किसी विद्युत आवेश से युक्त होती है वह विद्युत ऊर्जा कहलाती है। जो ऊर्जा किसी विद्युत आवेश से युक्त होती है वह विद्युत ऊर्जा कहलाती है और यह स्थितिज ऊर्जा होती है, जो कूलम्ब बल के कारण आवेशित कणों के मध्य जुड़ जाती है। फिर से देखेंगे, जो ऊर्जा किसी विद्युत आवेश से युक्त होती है वह विद्युत ऊर्जा कहलाती है। यह स्थितिज ऊर्जा होती है जो कूलम्ब बल के कारण आवेशित कणों के मध्य जुड़ जाती है। विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा होती है। यह इकाई को हम व्यावसायिक मात्रक भी कहते हैं, व्यावसायिक इकाई भी कहते हैं। किलोवाट घंटा आपसे पूछता है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, तो किलोवाट घंटा। अगर आपसे पूछे विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो जूल। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और व्यावसायिक मात्रक को किलोवाट घंटा कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति क्या है? विद्युत शक्ति क्या है? किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा विद्युत कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा विद्युत कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं और इसे P से सूचित करते हैं और इसका एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और इसे P से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एम्पियर क्या है? एग्जाम में पूछता है 1 एम्पियर की परिभाषा दे, तो ध्यान देंगे, जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश, जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होती है तो उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। फिर से देखेंगे, जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होती है तो उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। तो उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है, अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो और डिस्ट धारा डायनेमो में अंतर लिखें। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेटिंग करंट AC कहते हैं और डिस्ट धारा डायरेक्ट करंट DC कहते हैं। उसका अंतर लिखना है। तो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो में आर्मेचर की कुंडली 2 सर्पी सतहों से जुड़े होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो में आर्मेचर की कुंडली 2 सर्पी सतहों से जुड़े होते हैं, जबकि डिस्ट धारा डायनेमो के आर्मेचर एक विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। दूसरा अंतर है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो द्वारा उत्पन्न धारा आवर्त रूप से बदलती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो द्वारा उत्पन्न धारा आवर्त रूप से बदलती हुई दिशाओं में चलती है, आवर्त रूप से, जबकि डिस्ट धारा डायनेमो द्वारा उत्पन्न धारा सीधी दिशाओं में चलती है। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो द्वारा उत्पन्न धारा आवर्त रूप में बदलती हुई दिशा में चलती है, जबकि डिस्ट धारा डायनेमो द्वारा उत्पन्न धारा सीधी दिशाओं में चलती है। हम लोग डायग्राम भी देख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का डायग्राम हम लोग ऐसे बनाते हैं और डिस्ट धारा के डायग्राम ऐसे बनाते हैं। तो ये हो गया आवर्त रूप से, देख सकते हैं दिशा बदल रही है मगर डायरेक्ट करंट है जो सीधी रेखा में चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा के लाभ बताएं। प्रत्यावर्ती धारा के लाभ बताएं। तो प्रत्यावर्ती धारा के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा बड़े बड़े यंत्र चलाए जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े उपकरण हैं हम लोग प्रत्यावर्ती धारा से ही चलाते हैं। दूसरा अंतर है, प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल को दबाकर दूर तक भेजा जा सकता है। विद्युत वाहक बल की चर्चा हम लोग अगले क्लास जब 10th पास करेंगे तो हम लोग 12th में फिर से इसको पढ़ेंगे, उसमें विद्युत वाहक बल को विस्तार पूर्वक देखेंगे। यहाँ मगर दूसरा अंतर क्या कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल को दबाकर दूर तक भेजा जा सकता है। हम लोग देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा को दूर दूर तक भेज सकते हैं, मगर डायरेक्ट करंट DC को हम लोग दूर तक नहीं भेज सकते हैं। कभी बैटरी के करंट को हम लोग इस किसी मोहल्ला में एक जगह बैटरी रख के पूरा मोहल्ले वाले के यहाँ बिजली पहुँचाते हैं, नहीं, मगर यही अगर प्रत्यावर्ती धारा है तो कहाँ से कहाँ तक सप्लाई जाती है, बहुत दूर तक जाती है। इसलिए ये बात ध्यान देंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल को दबाकर दूर तक भेजा जा सकता है। यह लाभ है और बहुत बड़ा लाभ है। तीसरा लाभ, प्रत्यावर्ती धारा, सॉरी ये आपकी हानि हो जाएगी, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भू संपर्क तार के क्या कार्य हैं? भू संपर्क तार के क्या कार्य हैं? तो जब किसी कारणवश विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ जाता है तो भू तार के द्वारा जमीन के अंदर चला जाता है, जिससे परिपथ में लगे उपकरण बर्बाद होने से बच जाते हैं तथा घरों में आग नहीं लगती है।
इसी तार को भूसंपर्क तार कहते हैं। फिर से देखें, जब किसी कारणवश विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ जाता है तो भू तार के द्वारा जमीन के अंदर चला जाता है, जिससे परिपथ में लगे उपकरण बर्बाद होने से बच जाते हैं तथा घरों में आग नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो इस्पात, लोहा, निकेल को अपनी ओर खींचे उसे चुंबक कहते हैं। कुछ लिखने में मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक है, इस गौर नहीं करेंगे, हम लोग सुनेंगे और समझेंगे। इसकी पीडीएफ सुधार कर आप लोग को मिल जाएगी। तो वैसे पदार्थ जो इस्पात, लोहा और निकेल को अपनी ओर खींचे उसे चुंबक कहते हैं। चुंबक की यह खूबी होती है कि यदि उसे धागा से बांधकर लटका दिया जाए तो उसका एक एक सिरा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुक जाती है। यही सबसे बड़ी खूबी चुंबक की है। अगर हम उसे स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं तो उसका एक सिरा उत्तर की ओर और दूसरा सिरा दक्षिण दिशा की ओर रुक जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर लिखें। अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर लिखें। यहाँ अस्थायी चुंबक कहने का मतलब हो रहा है क्या? अस्थायी चुंबक का मतलब हो गया, ठीक है। विद्युत चुंबक कहने का मतलब समझ, विद्युत चुंबक को हम लोग अस्थायी चुंबक भी कहते हैं। विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक भी कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न को ऐसे भी दे सकता है कि अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर लिखें। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे उत्तर को भी। अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में निम्नलिखित अंतर हैं। पहला है विद्युत चुंबक। देख सकते हैं विद्युत चुंबक कहने का मतलब क्या? अस्थायी चुंबक। यहाँ कह रहा है ना, विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है जबकि क्षर चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। अस्थायी चुंबक को हम लोग क्षर चुंबक भी कहते हैं। तो पहला अंतर से आप लोगों को क्लियर हो जाया होगा कि विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है जबकि क्षर चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। दूसरा अंतर, अस्थायी चुंबक प्रबल चुंबकीय बल लगा सकता है, माने मजबूत चुंबकीय बल लगा सकता है, जबकि अस्थायी चुंबक का आकर्षण बल कमजोर होता है। विद्युत चुंबक की शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। आप लोग पंखा में जो लगा हो रहा था कॉइल, देखते हैं कॉइल में जो फेरों की संख्या होती है जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी शक्ति अधिक होगी। तो इसलिए विद्युत चुंबक की शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है जबकि अस्थायी चुंबक की शक्ति निश्चित होती है। क्वेश्चन 20, चुंबकीय फ्लक्स क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखें। तो कहता है समतल सतह पर चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत तथा सतह के क्षेत्र के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। समतल सतह पर चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत तथा सतह क्षेत्र के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और इसका एसआई मात्रक वेबर होता है। इसका एसआई मात्रक वेबर होता है और इसे फाई द्वारा निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ क्या है? चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ क्या है? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इसका उत्तर देखते हैं, चुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि। अचुंबकीय पदार्थ को देखते हैं। अचुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती है उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, रबर, कागज, लकड़ी और भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? तो उत्तर है, जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ कोई भी कण न होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष में कोई कण नहीं मिलती है और जब कण नहीं मिलती है तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, और प्रकाश का अपवर्तन नहीं होने के कारण ही अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? तो जब सूर्य धरती के क्षितिज के समीप रहता है तो उससे निकलने वाली प्रकाश के वर्णों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। जब सूर्य धरती के क्षितिज के समीप रहती है, मतलब सुबह के समय या शाम के समय, तो उससे निकलने वाली प्रकाश के वर्णों को अधिक दूरी, सुबह और शाम के समय हम लोग से सूर्य अधिक दूरी पर रहते हैं, इसलिए उसके प्रकाश को वर्णों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश के वर्ण का प्रकीर्णन हो जाता है किंतु लाल वर्ण का प्रकीर्णन कम होता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव क्या है? तो कहता है कोलॉइड विलयन के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलॉइड विलयन के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव के कारण प्रकाश का मार्ग दिखाई पड़ता है। कभी कभी हम लोग अपने घरों में देखते हो कि दोपहर के समय एक सीधी प्रकाश आ रही है, वही देखें उसमें छोटे छोटे धूलकण भी दिखाई देते हैं, तो टिंडल प्रभाव के कारण ही प्रकाश का मार्ग दिखाई पड़ता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो वायुमंडल का घनत्व भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं।
वायुमंडल का घनत्व भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। पृथ्वी के समीप वायुमंडल का घनत्व सबसे अधिक और पृथ्वी के ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल का घनत्व घटते जाता है। जब प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाली परतों से गुजरता है तो उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। एक बार फिर देखेंगे, वायुमंडल का घनत्व भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। पृथ्वी के समीप वाले वायुमंडल का घनत्व सबसे अधिक होता है और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल का घनत्व घटते जाता है। जब प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाली परतों से गुजरता है तो उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। आप लोग कुल 25 क्वेश्चन देखें। 25 क्वेश्चन को दिमाग में रखेंगे और इसे याद कर लेंगे। PDF के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उससे आप ले सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद।